बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर गैसियस एक्सचेंज से है। आज के टॉपिक में हम ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग क्या चीज़ है, ब्रीथिंग जो है इसका मैकेनिज्म क्या है, किस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो ब्रीथिंग पॉसिबल होती है। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग के बारे में। ब्रीथिंग बहुत ही आसान टॉपिक है अगर इसको स्टेप्स में डिवाइड किया जाए और जो उसके टेक्निकल पॉइंट्स है उसको गौर से देखा जाए तो बहुत ही एक आसान टॉपिक है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अहम है। ज़्यादातर पेपर्स में ये क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आते हैं टॉपिक की तरफ कि ब्रीथिंग असल में है क्या चीज़। डिफिनीशन की तरफ आते हैं तो ब्रीथिंग का डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि टेकिंग इनफ एयर एंड टेकिंग इट आउट बैक, सांस को अंदर लेके जाना और सांस को वापस बाहर लेके आना, इस अमल को ब्रीथिंग कहते हैं। अब ये बात लाजमी याद रखें कि इसमें आप लोग ये अगर मेंशन ना करें कि ऑक्सीजन अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आना, हाँ इसी मकसद के लिए ब्रीथिंग हम करते हैं, इसी मकसद के लिए ब्रीथिंग होती है। लेकिन मैकेनिज्म में हम ये नहीं कहेंगे कि जो हम अगर डिफिनीशन करते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आना इसको ब्रीथिंग कहते हैं। हाँ किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन अगर ब्रॉड टर्म में देखा जाए तो सिंपली हवा को अंदर लेके जाना और हवा को बाहर लेके आना, इस अमल को ब्रीथिंग कहते हैं। इस अमल को वेंटिलेशन भी कहा जाता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, क्योंकि ये लंग्स वेंटिलेशन करता है, ताज़ा हवा को अंदर लेके जाता है और फिर हवा को बाहर लेके आता है। तो ये चूंकि अमल, इस अमल को वेंटिलेशन कहते हैं और ये अमल लंग्स के थ्रू होता है तो इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन कहा जाता है। पल्मो कहते हैं लंग्स को, तो ब्रीथिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि सांस को हम अंदर की तरफ लेके जाते हैं और सांस को बाहर की तरफ लेके आते हैं। तो अब आते हैं इस मैकेनिज्म की तरफ कि ये मैकेनिज्म होता किस तरह है। ठीक है, तो दो स्टेप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू लंग्स, हवा को अंदर लेके जाना, एंड एक्सपेलिंग एट बैक, और इसको बाहर वापस जो है वो बाहर लेके आना, इस अमल को ब्रीथिंग कहते हैं। और ये अमल जो होता है ये दो स्टेप्स के जो है दो स्टेप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं इनहेलेशन और दूसरे को कहते हैं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन जो होता है वो सांस को अंदर की तरफ लेके जाने वाले प्रोसेस को इनहेलेशन कहा जाता है और उसी सांस को बाहर लेके आने वाले अमल को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। अब ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दो और भी नाम हैं। इनहेलेशन को इंस्पायरेशन भी कहा जाता है और एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग लाजमी याद रखें। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन में हवा को अंदर की तरफ लिया जाता है, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन में हवा को बाहर की तरफ निकाला जाता है। तो ये दो प्रोसेस होते हैं और इन दो प्रोसेस को मजमूई तौर पर ब्रीथिंग कहते हैं या पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं, जो कि रेस्पिरेशन का एक अहम जुज है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो उसमें एक था पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसको हमने कहा था कि ब्रीथिंग भी कहते हैं। तो ये रेस्पिरेशन का एक बहुत ही अहम जुज है। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। मैकेनिज्म किस तरह होता है, इनहेलेशन किस तरह होती है और एक्सहेलेशन किस तरह होती है। तो सबसे पहले डायग्राम की तरफ आते हैं। डायग्राम को समझेंगे तो डायग्राम को समझने के बाद हमें जो है इसको और ज़्यादा इस प्रोसेस को समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, डायफ्राम के बारे में पढ़ेंगे। अब एक तो ये डायफ्राम है, ये वो डायफ्राम है जो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। मतलब एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी के बीचों बीच ये पड़ा हुआ होता है ये। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। तो इसका बहुत ही अहम रोल है ब्रीथिंग में। एक नंबर पे हमारे पास आ गया ये डायफ्राम और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है इंटरकोस्टल मसल्स। क्या चीज, इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, अगर मैं रिब्स की बात करूं तो ये जो रिब्स होते हैं ये, ठीक है, ये लोअर रिब है, ये अपर रिब है। ठीक है, 12 पेयर्स होते हैं, 12 जोड़े रिब्स के होते हैं। अब ये जो अपर रिब है इसके निचले हिस्से से कुछ मसल्स निकलते हैं और वो ये जो लोअर वाला होता है इसके ऊपरी साइड पे, जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है इसके ऊपर अटैच होते हैं। मतलब उसके नीचे से निकल के उसके इंफीरियर साइड से निकल के इसके सुपीरियर साइड के साथ कुछ मसल्स अटैच होते हैं। इस मसल्स को इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है।
और इसका बहुत ही अहम रोल है ब्रीथिंग में। तो एक हमारे पास डायफ्राम आ गया, एक हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स आ गए। तो इंटरकोस्टल मसल्स एक हमारे पास एक्सटर्नल होते हैं, एक हमारे पास इंटरनल होते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो इसमें मतलब ज़्यादातर लेक्चर्स में आप लोगों को इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में नहीं बताया जाएगा, लेकिन इधर मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताऊंगा क्योंकि मैं इधर एक कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा, ठीक है। तो उसमें जो है ये आप लोगों को हेल्प करेगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फ़र्क है। तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, अगर हम जनरली इंटरकोस्टल मसल्स की बात करते हैं तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो रिब्स के ऊपर वाली साइड पे होते हैं। कुछ रिब्स के नीचे वाली साइड पे होते हैं, उसको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। वो मैं बाद में आप लोगों को एक पॉइंट जो है वो क्लियर करूंगा, तो उधर आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये जो मैंने ड्रा किए हुए ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। ये इंटरकोस्टल मसल जो अपर रिब होता है और एक लोअर रिब होता है, अपर रिब के निचले वाले हिस्से से निकलकर लोअर रिब के ऊपर वाली साइड पे अटैच होते हैं, और ये मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स होते हैं। और स्केलेटल मसल्स में आप लोग याद रखिए कि इसमें एबिलिटी होती है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की। मतलब हम जो है वॉलंटियरली हम उसको कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। जिस तरह मतलब हाथ को इस तरह लेके आते हैं, ये जो हमारे पास ये मसल्स है बाइसेप ट्राइसेप, तो ये स्केलेटल मसल्स है, हम इसको अपनी मर्जी से जो है वो मूव कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास जो है क्या चीज़ है, ये स्केलेटल मसल्स है जो बोन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स, एक हमारे पास डायफ्राम हो गया, एक हम रिब केज की बात करेंगे। तो ये जो लंग्स को कवर किया है रिब केज ने कवर किया हुआ है, तो इसकी बात हम करेंगे। रिब केज के बाद हम चेस्ट कैविटी की बात करेंगे कि चेस्ट कैविटी जो है, जो चेस्ट थोरेसिक कैविटी है, उसकी बात हम करेंगे। थोरेसिक कैविटी वो होती है जिसमें लंग्स, हार्ट, ये चीजें पड़ी होती है। और हम वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है, जो कि हम क्या कहते हैं कि 3 डायमेंशंस पे मुश्तमिल होता है, हाइट, लेंथ और वेट पे। तो एक जो सिलेंड्रिकल शेप के ऑब्जेक्ट के लिए हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, प्लेन एरिया के लिए एरिया होता है, और जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं तो या 3D ऑब्जेक्ट होता है उसको हम वॉल्यूम उसका देखते हैं। तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम भी हम देखेंगे इसमें, साथ में प्रेशर भी देखेंगे कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है प्रेशर, तो उसकी भी हम बात करेंगे। और साथ में डायरेक्शन ऑफ एयर की बात करेंगे कि हवा की सिमत कहाँ होगी इस टाइम। अब बात करते हैं रिब केज। इनहेलेशन में रिब केज की पोजीशन क्या होगी, एक्सहेलेशन में रिब केज की पोजीशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम इनहेलेशन की बात करते हैं। इनहेलेशन समझ आ जाए तो एक्सहेलेशन को समझना बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इंटरकोस्टल मसल्स जो है इनहेलेशन के दौरान ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे। इंटरकोस्टल मसल जो है, ये इंटरकोस्टल मसल्स ये अपर रिब जो है ये लोअर रिब को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये वाला इसको खींचेगा, फिर ये वाला इसके नीचे जो है वो उसको खींचेगा, ये वाला नीचे वाले को खींचेगा, फिर ये वाला नीचे वाले को। तो इस तरह ये सारे के सारे एक दूसरे को खींचते हैं, और ये इस तरह खींचते हैं कि इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, यूं खींचते हैं, यूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आ गई इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और जब कंट्रैक्ट होंगे तो रिब केज के साथ क्या करेंगे, इस रिब केज को मूव अपवर्ड करेंगे, मूव अपवर्ड। तो रिब केज जो है ये आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। आप सांस लेते हैं ना, ये तो ऊपर की तरफ चला जाता है ना, रिब केज ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, डायफ्राम के साथ क्या होगा, ये डायफ्राम, अब देखें ये डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा यूं। अब ये किस तरह नीचे की तरफ आएगा, ये इधर अटैच है ना इस साइडों के साथ, तो ये इधर से खींच जाएगा यूं, ठीक है, कंट्रैक्ट होगा, इसको ये खींच लेगा ये। तो अब ये ऊपर की तरफ है ना, तो अगर इसको मैं खींच लेता हूं तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, मूव डाउनवर्ड। ये देखिए डायफ्राम जो है ये फ्लैट शक्ल इख्तियार कर लेगा, फ्लैट हो जाएगा, मूव डाउनवर्ड। अब डायफ्राम नीचे की तरफ आ गया, फ्लैट हो गया, ठीक है। चेस्ट कैविटी, अब देखें डायफ्राम नीचे की तरफ आता है और रिब ऊपर की तरफ चले जाते हैं। आप मुझे देखें, डायफ्राम मेरा नीचे की तरफ चला गया, रिब केज ऊपर की तरफ आ गए, तो चेस्ट कैविटी के साथ क्या हो गया, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो गई, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो गई। क्या हो गया, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड। अब जब एक्सपेंशन होती है तो जाहिर बात है, जब एक्सपेंशन होती है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। ये देखिए इंक्रीज, एक्सपेंशन के साथ मतलब साइज बढ़ने के साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। 3D ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो उधर अंदर एयर तो मौजूद था ना,
मतलब रिब्स के अंदर एयर मौजूद, सॉरी लंग्स के अंदर एयर मौजूद था, लेकिन हमने उसका जो उसका सराउंडिंग था उसका वॉल्यूम हमने क्या कर दिया, चेस्ट कैविटी के अंदर एयर मौजूद था, हमने उसका क्या कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो जब वॉल्यूम बढ़ गया तो उसके साथ क्या हो गया, जो अंदर एयर था वो कम पड़ गया। एयर मौजूद है, मतलब मैं आप लोगों को सिंपल मिसाल देता हूं, ये दो सिलेंडर है, ये देखें, ये पतला सा है और एक ये मोटा है। अब इसमें भी 1 kg जो है फॉर एग्जांपल जो है वो गैस डाला हुआ है, और इसके अंदर भी जो है मतलब फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी 100 ml गैस है और इसके अंदर भी 100 ml। अब इसका वॉल्यूम कम है और इसका वॉल्यूम ज्यादा है, दोनों में सेम एयर मौजूद है, तो इसके अंदर प्रेशर कम होगा, इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। अब प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जब हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, और जब वॉल्यूम को हम कम करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इस कंडीशन में देखें कि चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, एक्सपेंशन हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, तो प्रेशर जो है वो लो हो गया। क्या हो गया? अब ये देखें, अब इधर चेस्ट कैविटी लंग्स के अंदर जो है वो क्या हो गया, प्रेशर लो हो जाता है। अब प्रेशर जब लो हो जाता है तो आउटसाइड पे जो प्रेशर है वो हाई है, इधर लो है, इधर प्रेशर हाई है। आउटसाइड पे प्रेशर हाई है, अंदर साइड पे प्रेशर लो है। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की जानिब एयर क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं चेस्ट कैविटी का, तो इसका वॉल्यूम जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं ना चेस्ट कैविटी का, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो हवा का एक उसूल है, जो न्यूमेटिक प्रेशर है, एयर प्रेशर है, उसका एक उसूल है कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की जानिब हवा मूव करती है। तो हवा खुद ब खुद चेस्ट कैविटी के अंदर चली जाती है उसको फिल करने के लिए, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा हो चुका है, ठीक है, उसका वॉल्यूम ज्यादा हो चुका है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ एयर। तो डायरेक्शन ऑफ एयर फ्रॉम आउट, या हम लिखेंगे टुवर्ड लंग्स, टुवर्ड लंग। तो एयर कहां चली जाएगी, लंग्स की तरफ। अब इधर जो अहम पॉइंट मैं आप लोगों को बताने लगा हूं, इधर अहम पॉइंट ये है, मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, थोड़ी देर के लिए आप लोग जो है वो इमेजिन कर ले, सोच ले कि हम सांस अंदर लेते हैं तो चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाती है, या चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाती है तो सांस अंदर चली जाती है। थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो सोच ले, मैं भी बताने लगा हूं, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि मैं सांस लेता हूं और चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाती है, सब क्योंकि सबका यही ख्याल होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स यही सोचते हैं, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। मैं सांस अंदर लेके जाता हूं तो चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाती है, ये गलत है, ये कहना गलत है। असल में मैं चेस्ट कैविटी को एक्सपैंड करता हूं, उसका वॉल्यूम बढ़ाता हूं, तो सांस खुद ब खुद अंदर की तरफ चला जाता है। ये उसूल है। जिस तरह हम स्ट्रा से क्या करते हैं, जूस को जो है वो मतलब स्ट्रा के जरिए पीते हैं, तो हम स्ट्रा से एयर को अपने मुंह की तरफ खींच लेते हैं, तो स्ट्रा का इनर एरिया खाली हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ता है और उसमें कोई चीज मौजूद नहीं होती, तो उधर के वॉल्यूम को या वैक्यूम को फिल करने के लिए जूस जो है वो उसके अंदर आ जाता है और मैं उसको अंदर लेके जाता हूं। तो ये उसूल है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर का। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या चीज है, इनहेलेशन। अब एक्सहेलेशन इसका टोटली अपोजिट होगा, तो बहुत सिंपल है। अब इंटरकोस्टल मसल जो है एक्सहेलेशन के दौरान क्या होगा, ये रिलैक्स होंगे। अब ये इंटरकोस्टल मसल जो है ये रिलैक्स हो जाएंगे। इसने इसको खींचा हुआ है ना ऊपर की तरफ, रिब केज को, तो ये जब इसको छोड़ेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, तो ये उसको छोड़ देंगे। ये देखिए, इसको पकड़ा हुआ, इसने छोड़ दिया इसको, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल ने रिब केज को छोड़ दिया, तो ये रिलैक्स हो जाएंगे, तो रिब केज मूव डाउनवर्ड। एक्सहेलेशन के दौरान रिब केज नीचे की तरफ चला जाएगा, डाउनवर्ड। डायफ्राम जो है ये वापस जो है ये रिलैक्स हो जाएगा और ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये क्या, ये नीचे की तरफ यूं खींचा हुआ है ना इसको, तो ये वापस जो है ये रिलैक्स हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो डायफ्राम जो है ये डोम शेप में चला जाएगा, डोम शेप, या मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए एक्सहेलेशन है, तो एक्सहेलेशन के दौरान ये डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाएगा। चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो गई थी ना इनहेलेशन के दौरान, तो यहां पर चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब
एक्सहेलेशन के दौरान चेस्ट कैविटी एक्सपैंड है, एक्सहेलेशन के दौरान क्या हो गया, चेस्ट कैविटी कंट्रैक्ट हो गई। अब चेस्ट कैविटी कंट्रैक्ट हो गई तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। इसका वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज, कम हो गया। ये वॉल्यूम बढ़ चुका है, ये वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। प्रेशर, अब जब वॉल्यूम कम हो गया, अब इधर इस सिलेंडर के अंदर देखें, इधर भी 100 ml गैस है, इधर भी 100 ml, इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि इसके लिए एरिया कम है, वॉल्यूम कम है ना, वॉल्यूम कम है, एयर तो वही है, तो प्रेशर इसका बढ़ता है, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर हम गुब्बारे के साइज को इस तरह यूं उसको मतलब जो है छोटा करने की कोशिश करें तो वो फट जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि प्रेशर तो उतना ही होता है, मतलब एयर तो उतना ही होता है, लेकिन हम उसका वॉल्यूम कम करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, बढ़ते 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 जब इसको बहुत ज्यादा छोटा करते हैं तो वो फट जाता है, ठीक है। तो ये असल में ये क्या होता है कि ये चीज हमारा क्या हो गया, प्रेशर जो है ये इंक्रीज हो जाता है, क्या, वॉल्यूम कम करने के साथ प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ाओ तो प्रेशर कम, वॉल्यूम कम करो तो प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इधर वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब जब प्रेशर इंक्रीज हो गया, अंदर प्रेशर ज्यादा है, ये देखे इन साइड पे प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है, आउटसाइड पे प्रेशर जो है वो कम है, तो अंदर की तरफ से एयर जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगी, मतलब हायर से लोअर की तरफ, फ्रॉम हायर प्रेशर टुवर्ड लोअर प्रेशर, तो एयर खुद ब खुद बाहर की तरफ आ जाएगी। हम अब इधर मैं वही सवाल करता हूं, तो इधर डायरेक्शन ऑफ एयर क्या है, ये आउटसाइड लंग, आउटसाइड लंग्स। इधर मैं दोबारा आप लोगों को बताऊं कि हम लोग सांस को बाहर लेके जाते हैं तो चेस्ट कैविटी रिलैक्स हो जाती है, चेस्ट कैविटी छोटी हो जाती है, या हम चेस्ट कैविटी को छोटा कर देते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, उसका वॉल्यूम कम करते हैं तो एयर बाहर की तरफ चली जाती है। तो इधर भी वही मैं आप लोगों को वही मिसाल दूंगा कि चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है, तो एयर खुद ब खुद बाहर की तरफ आता है। हालांकि हम लोग समझते हैं कि मैं सांस को बाहर की तरफ लेके जाता हूं तो चेस्ट कैविटी जो है वो छोटी हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। हम चेस्ट कैविटी को कंट्रैक्ट करते हैं तो एयर खुद ब खुद बाहर की तरफ आ जाता है। अब यहां तक तो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को एक और पॉइंट समझाने लगा हूं कि ये जो इनहेलेशन है ये कौन सा प्रोसेस है। प्रोसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस होता है। तो ये एक्टिव प्रोसेस है, क्या चीज है, एक्टिव प्रोसेस। इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस है और एक्सहेलेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। अब एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस में क्या मसला है, एक्टिव प्रोसेस में एटीपी का इस्तेमाल होता है, एनर्जी का इस्तेमाल होता है, और इधर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, ये खुद ब खुद होता है। मतलब मैं अगर एयर को अंदर की तरफ लेके जाता हूं तो इसमें मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है, तो मसल्स की कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी लाजमी है, ठीक है, उसकी कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी लाजमी है। तो इधर एटीपी का इस्तेमाल होगा, एनर्जी का इस्तेमाल होगा। अगर एनर्जी का इस्तेमाल होता है तो ये प्रोसेस एक्टिव है। इधर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, डायफ्राम भी रिलैक्स हो रहा है, तो इधर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता। सांस लेने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन सांस को बाहर लेके जाने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, तो वो ये पैसिव प्रोसेस है। हाँ, लेकिन इधर जो मेन पॉइंट है, जो मैंने आप लोगों को इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में बताया था, तो वो मैं क्लियर करने लगा हूं कि जो एक्सहेलेशन प्रोसेस है, अगर मैं कहूं कि ऐसा कौन सा प्रोसेस होगा, ऐसा कौन सा मौका होगा जिस पर एक्सहेलेशन भी एक्टिव प्रोसेस कहलाएगा। हालांकि ये तो है पैसिव प्रोसेस। अगर मैं खांसता हूं, सही है, या मैं हवा को बहुत जोर से बाहर की तरफ लेके जाता हूं, मतलब ये मैंने सांस ले लिया, टाइडल वॉल्यूम एक्सचेंज हो गया। अब जो रिजर्वल वॉल्यूम है, अगर उसको मैं बाहर की तरफ लेके जाता हूं, यूं जबरदस्ती लेके आता हूं एयर को, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा हूं। और ये एनर्जी कहां इस्तेमाल होती है, तो यहां पर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं और चेस्ट कैविटी को मजीद जो है वो कंट्रैक्ट कर देते हैं और उसका वॉल्यूम और ज्यादा कम कर देते हैं। जब वॉल्यूम और ज्यादा कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ता है और एयर और ज्यादा एयर जो है वो बाहर की तरफ आता है। तो ये एक्सहेलेशन उसी टाइम पैसिव प्रोसेस नहीं कहलाएगा, तो उस टाइम पर ये एक्टिव प्रोसेस कहलाएगा। हालांकि ये है पैसिव प्रोसेस, ठीक है। हालांकि इनहेलेशन को देखा जाए तो ये एक्टिव प्रोसेस है, एक्सहेलेशन को देखा जाए तो ये पैसिव प्रोसेस है, जो मैंने आपको कंडीशन बताई। तो उस टाइम फिर एक्सहेलेशन को भी एक्टिव प्रोसेस कहा जाएगा। आज का जो लेक्चर था
होपफुली आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीटली समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से होता है, और इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का पॉइंट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर यहीं पर मैं ख़त्म कर देता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।